नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले महीने 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेडलाइन भी तय है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा है, जिसके बाद बुधवार को सोनिया, प्रियंका, राहुल एक साथ विदेश रवाना हो गए। हालांकि गहलोत ने कहा है कि वह इस बारे में नहीं जानते और उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा कर रहे हैं। अभी मुझे दो जिम्मेदारी दी गई है, जी, एक गुजरात की, जी, एक राजस्थान मुख्यमंत्री की। जी, वो मैं निभा रहा हूँ ईमानदारी से, जी, पूरी निष्ठा के साथ में। जी, कांग्रेस अध्यक्ष की बात जो है चल रही है, आपके मीडिया के अंदर चल रही है, जी, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जी, चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं, जी, उसके बाद में चुनाव में वर्किंग कमेटी बैठ रही है 28 तारीख को। जी, 28 को वर्किंग कमेटी में क्या फैसला होता है, जी। उसका इंतजार कीजिए आप लोग। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या राहुल गांधी जी को आप चाहेंगे कि वो हम प्रेसिडेंट चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंट बने। जी, राहुल गांधी को आज भी हम चाहेंगे जी, कि वो अध्यक्ष बने। ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे जी? वो तो इनका इंटरनल मामला, हमें कुछ नहीं कहना। इसका मतलब खुद को ही पता है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कौन बैठे, ये अशोक गहलोत जी को भी पता है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे समय मौजूद हैं। श्याम झा बीजेपी से, मकसूद खान कांग्रेस से, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले मकसूद खान जी आपके पास आएंगे। मकसूद खान जी, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? ये हवा तो बहुत लंबे अरसे से उड़ रही है और बार बार अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने लिए निकल कर आना और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह राजस्थान में कहीं होटल में छुपाकर, कभी रिसोर्ट में छुपाकर बीजेपी को कामयाब नहीं होने दिया और सरकार नहीं करने दी, ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर बीजेपी के दिग्गजों ने कहीं पे जिसे कहते हैं आत्मसमर्पण किया है तो वो अशोक गहलोत है। तो क्या लग रहा है कि अब क्या नया खेल होने वाला है? क्या राजस्थान हर जगह, चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के हों, हर जगह बड़ी पारियों को संभालने के लिए तैयार है और उसी पारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पारी है अशोक गहलोत की? अब थैंक यू त्रिशूल जी शो का हिस्सा बनाने के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत जी की काबिलियत पे, उनको 3 बार के मुख्यमंत्री का अनुभव है, 30-40 साल की राजनीति का अनुभव है, राजीव गांधी से लेकर और तमाम सरकारों में वो मंत्री रह के काम कर चुके हैं। तो कोई भी इतनी बड़ी पार्टी का कोई एक असाधारण आदमी होता है और उसमें सारी जो खूबी चाहिए अशोक गहलोत जी में है। और सबसे मेन चीज है कि उनकी जो व्यापकता है वो पूरे देश में है और निर्विवाद व्यापकता है। और तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वो, अभी क्योंकि पूरा पटल पे मामला नहीं आया है, सारी चल रही है, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी। जब राहुल गांधी जी जो है अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं, वो मना कर चुके हैं, तो अशोक गहलोत जी निर्विवाद नेता होंगे पूरे देश में कांग्रेस के। और हाँ, ये सच है कि भाजपा को उन्होंने कई मौकों पे धूल चटाई है, चाहे अभी राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे पहले मामले हो, तो भाजपा वाले उनसे ठोक खाते हैं। और दूसरा ये होगा कि अगर वो अध्यक्ष जी के लिए जाते हैं कि तो राजस्थान इंतजार कर रहा है, सचिन पायलट जी को भी मुख्यमंत्री देखने का, वो भी एक मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। तो इससे कांग्रेस को ओवरऑल एक नई राह पर चलेंगे और इससे फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले टाइम। बिल्कुल। श्याम जी, क्या लगता है कि राजस्थान राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बड़ी जगह बना चुका है? ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और उसके बाद
अशोक गहलोत का राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस में सर्वोच्च कद के लिए अग्रसर होना, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हालांकि आपके लिए तो थोड़ा दुखद ही है, क्योंकि जिस तरह अशोक गहलोत ने लगातार आपको सरवाइव नहीं करने दिया राजस्थान में, अब थोड़ी मुस्कुराहट आई है, बाकी तो आप बड़े गंभीरता से समझ रहे थे बातों को। तो क्या वाकई में अशोक गहलोत की तो काट नहीं निकाल पाए आप? हर मोर्चे पर आपको करारा जवाब दिया अशोक गहलोत ने, दिल्ली से लेके जयपुर तक। चंद्रशेखर जी, ऐसा है कि ये राजनीति है, राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अंतिम जो गैर नहीं, आपकी तो आदत है ना अंदरूनी, हर अंदरूनी मामले में दखल पैदा करने की, हर अंदरूनी मामले में अपना दरवाज़ा खोल देने की, बार बार ट्वीट कर देने की, आइए स्वागत है आपका, किया भी आपने, आए नहीं सचिन पायलट आपके समझाने से। तो अंदरूनी मामलों में दखल तो आप करते रहे कांग्रेस के लगातार, सचिन पायलट को तोड़ने की कोशिश करते रहे, ये तो आरोप आपके ऊपर है श्याम जी, बड़े आपको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। तो देखिए, वही मैं बता रहा था चंद्रशेखर जी, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी बनी रहे, उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि गैर गांधी कोई राष्ट्राध्यक्ष आए और कांग्रेस संभले। जो आज की स्थिति है, हालांकि ये कांटों भरा ताज है जो अशोक गहलोत जी के अगर सर पे आता है, अगर, क्योंकि पिछले 25 सालों से केवल और केवल ये जो पार्टी हाईजैक हो रखी है, गांधी परिवार में हाईजैक हो रखी है। अंतिम जो गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी थे, 1996 से 1998 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उनको जिस तरीके से बेइज्जत करके राष्ट्रीय कार्यालय से निकाला गया, हाथ पांव पकड़ के और झूला झूला के जैसे कार्यालय के बाहर तक फेंक के आया गया, वो एक बहुत दुखद है कि किसी पार्टी में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी बेकदरी हो सकती है, इतनी बेइज्जती हो सकती है। उसके बाद उनको फेंकने के बाद तुरंत प्रभाव से सोनिया गांधी जी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया। उसके बाद से आज 25 साल बाद ये चर्चा छिड़ी है कि गैर गांधी कोई राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि अशोक गहलोत एक ही शर्त पे राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहे। अगर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री पद से छोड़ के जाना पड़ता है राष्ट्राध्यक्ष बनने, तो वो कतई इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। क्योंकि उनके राजी नहीं होने से क्या होता है, जब वो आदेश ही आ जाएगा ऊपर से, कांग्रेस में तो आदेश होता ही है ऊपर से, आपके यहाँ भी आदेश आ जाता है तो मुख्यमंत्री छोड़ ही देते हैं ना कुर्सी। तो इसमें वो क्या करेंगे, जब पूरा जनादेश कांग्रेस का अगर अशोक गहलोत के पक्ष में होगा तो क्या करेंगे? आपके लिए मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि फिर एक बार तो राजस्थान में काट नहीं ढूंढ पाए आप, और अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए बड़ा, हालांकि आपके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, अशोक गहलोत तो कैसे चुनौती देंगे, लेकिन चुनौती देते रहे आपको। नहीं, अशोक गहलोत जी के लिए मैंने पहले भी कहा, कांटों भरा ताज है ये, इतना आसान नहीं है। जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, अभी विगत 4-5 दिनों में भी 2 कांटों भरा ताज तो श्याम जी इसलिए है ना, फूल आप निकाल ही लेते हैं सारे, तो फिर कांटे कांटे रह जाते हैं, इसलिए कांटों भरा ताज है। फूल आप छोड़ते नहीं है कांग्रेस में जो रहते हैं, रात को दिन को जाने कब आंखें चुरा के तोड़ के ले जाते हैं। क्यों इंदुकांत जी, फूल तोड़ लिए इनने सारे कांग्रेस के, अब तो कांटों भरा ताज ही है अशोक गहलोत के लिए, और जिसे पहनने में वो हिचकिचा नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँ, और दूसरी तरफ सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन होना वही है जो ऊपर से तय हो रहा है। क्या लगता है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस में नई ऊर्जा, नए संचार का समय होगा, या कांग्रेस में नए गैर गांधी युग का प्रारंभ होगा? नमस्कार चंद्रशेखर जी और सभी साथियों को नमस्कार जी। देखिए, आप तो खुद कवि हैं और बड़े कवि हैं। अरे सर, आपने तो श्याम जी को जो बातें कही फूल और कांटों की, और बिल्कुल सही कही। लेकिन इसमें हमारा एक विचार ये है कि देखिए, कांग्रेस का जो हाईकमान है, जिसको हाईकमान कहते हैं,
उसके लिए किसी पद की या चुनाव की जरूरत नहीं होती है, वो है गांधी नेहरू परिवार। और वो गांधी नेहरू परिवार मनमोहन सिंह को कैसे प्रधानमंत्री बना करके रखा 10 साल तक केंद्र में, तो उनका अध्यक्ष भी अगर कोई बनता है कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर का, तो क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्ट 2 नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बात देखिए, इसीलिए उन्होंने पूरे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स में से जिस पे अपनी नजर जमाई है, वो उनको ऑल टाइम ऑल वेदर टेस्टेड अशोक गहलोत नजर आए हैं। कारण क्या है कि G23 की तरह उन्होंने कभी भी परिवार से हटकर कोई विचार नहीं रखा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आपने जो चर्चा की कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुआ, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदु कांत जी, आप अपना जवाब रख रहे थे और आपने कहा कि आपको तो पता चल ही जाता है, तो मुझे कुछ याद भी आ गया कि कुछ उम्मीदों से ज़्यादा कुछ कम निकलता है। जहाँ ढूंढो वहाँ गम निकलता है, और लोग कांटों से बच के चलते हैं, आजकल फूलों में बम निकलता है। देखिए, मैं कुछ कह रहा अब ये तो बीजेपी को देखना है था उस पर। कि कोई ऐसा फूल उनके पास न आ जाए जो बम होके उनके पास आ जाए। तो अगर इससे वो सार्थक तो ग्रहण करते हैं तो अच्छी बात है। मकसूद जी, और आऊंगा ये मैं आपके वास्तव में ये बड़ी बात है। आपकी इस जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में ये निहित है श्याम जी के लिए कि आप सोच समझ करके ही फूल भी चुने, कि किसी फूल में कोई नन्हा सा भी कीड़ा ऐसा ना आ जाए जो आपके नाक से होते हुए आपके मस्तिष्क में चला जाए, और ऐसा न करे कि वहां जा करके आपके पूरे दिमाग को कांग्रेस मय कर दे। तो इस देश में 2 कांग्रेस पार्टियां हो जाएंगी। और नहीं, ये अभी हो वो रहा समय अभी वो समय में समय लगेगा थोड़ा। 20 वर्ष बाद शुरू होगा कि बीजेपी के अंदर से एक नई बीजेपी निकलेगी। 20 साल लगेंगे। देखिए, डिपेंड करता है। तो देखिए चंद्रशेखर जी, कई बार क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, बंगाल का एग्जाम्पल आपके सामने है, झा साहब के सामने जी, कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने डिफरेंट पार्टी से अपने यहाँ लोगों को शामिल किया था। रिजल्ट क्या हुआ जी, चुनाव खत्म, जो जीता उसके पास फिर वापस भाग गए, पुनः मुझको भव। बिल्कुल। तो आप जब अपने कार्यकर्ता को, अपने जो अपने नेटवर्क के लोग हैं, अपने संगठन के लोग हैं, उनको छोड़कर खरीद फरोख्त में लगेंगे, दूसरे लोगों को लाएंगे, तो आपने खरीदा, कल कोई दूसरा बड़ा दाम देकर उसको ले जाएगा। तो ये तो राजनीति में अस्थिर राजनीति का विकल्प भाजपा ने कुछ जगहों पे खुद चुना है। अब मैं 1-2 बातें छोटी कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी के बारे में। देखिए, अशोक गहलोत जी से राजस्थान संभला नहीं, मेरा अपना मानना है। पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो लगातार इसी उधेड़ बुन में रहे कि अपनी कुर्सी कैसे बचा के रखे। वहां पे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखेंगे तो तमाम रेप के मामले में, लड़कियों के, छोटे बच्चों के साथ प्रताड़ना के मामले में, क्राइम के बारे में राजस्थान वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट है इस देश का। ठीक है। और हाल फिलहाल में आपने देखा कि कन्हैया कुमार का केस सर कलम करने वाला भी वही हुआ। उसके बाद पुलिस का एक्शन कैसा हुआ वो भी आप देखा। फिर वहां पे आपने देखा अजमेर शरीफ के 2 सज्जन खड़े होकर के वीडियो भेजा था उन्होंने कि जो गर्दन काट के लाएगा हम करेंगे। उसको पुलिस कैसे सिखा रही थी कि कह दो मैं शराब के नशे में था, वो भी आपने देखा, पूरा देश ने देखा। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई पुलिस अधिकारियों पे आज तक हमें तो नहीं पता है, आपको पता हो या अगर मिस्टर खान को पता हो तो बताएंगे वो। तो अब देखिए, इस तरह की जो स्थितियां हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पे है, और पिछले 5 साल सचिन पायलट ने उनको तंग करके रखा, अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, तो ये उनकी जो मैनेजरियल स्किल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, उस पर सवाल लगता है, सवालिया निशान। ऐसे में क्या अध्यक्ष बनकर कांग्रेस के कुनबे को संभाल पाएंगे? देखिए, बहुत संभव है कि इसके कारण राजस्थान और कांग्रेस में ग्रुप 23 के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए हैं। तो देखिए, गांधी परिवार के बारे में तो कई बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी चुप रहते हैं, अच्छा लगे न लगे बोलते नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसकी गारंटी नहीं कि इसका जवाब नहीं आएगा, रिएक्शंस नहीं आएंगे। तो हमें एक बड़ी आशंका है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व में और संगठन में
और राजस्थान में खास करके काफी बड़े पैमाने पर अलगाव की स्थिति या विद्रोह की स्थिति या टूट फूट की स्थिति भी हो सकती है अगर फुल फ्लेजेड उन्हें बिल्कुल। अध्यक्ष देखिए बनाया गया। इंदुकांत जी, दरअसल आजकल लोकतंत्र में लीपापोती वाले लोग सरवाइव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने वाले लोग हैं वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आऊँगा आपके पास। मकसूद खान जी, इतनी बातें जी। आपने सुनी इंदुकांत दीक्षित जी की, क्या लग रहा है आपको कि अलगाव तो कैसे होने देंगे? इंदुकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, लेकिन अशोक गहलोत के हुनर से और उनके जादू से परिचित हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। वो जब जादू दिखाते हैं तो बड़े बड़े करिश्माई व्यक्तित्वों को, और वर्तमान हालात में बीजेपी में भी बड़े बड़े दिग्गज उनके जादू के आगे टिक नहीं पाए और उन्होंने जादू को बरकरार रखा है। तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो कई जगह बड़े परिवर्तन कांग्रेस में होंगे, या बहुत जो कांग्रेस का खांटी कार्यकर्ता है उसको उम्मीदें ज़्यादा हैं, या बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह पार्ट 2 होंगे? हाँ, मैं मनमोहन सिंह पार्ट से शुरू करना चाहता हूँ। दरअसल देखिए, आप नजर रखते हैं कांग्रेस पे, अच्छी बात है, रखनी चाहिए। एक विश्लेषक के तौर पर थोड़ा भाजपा पे भी नजर रखिए कि जैसे गडकरी जी ने 2-3 बयान पिछले दिनों दिए। हाँ तो हटा तो उनको दिया जो ना, है, हटा तो दिया हटा पार्लियामेंट्री दिया। बोर्ड से उन्हें। तो ये अब और क्या करें बताइए? क्या हटा दिया, वही मैं कह रहा हूँ। भाजपा से निकाल दें क्या? नहीं, हटा दिया ना वो बयान। उन्होंने किसके खिलाफ बाकी दिए? श्याम जी उन्होंने बताएंगे सरकार के आपको खिलाफ दिए ज़्यादा। थे। तो उसमें होता क्या है कि देखिए, और ये मैं उस पे इसको क्या काउंटर कर रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी के ऊपर कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार सबसे सक्सेसफुल सरकारों में थी। और ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल उनको कह रहे हैं मनमोहन सिंह बना के रखा था। ऐसे तो भाजपा में आज अमित शाह और मोदी जी जो करते हैं, कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो उनको बाहर निकाल कर रास्ता दिखा दिया जाता है। ये सब हम देख रहे हैं। और जो आपने बात की खरीद फरोख्त की है, आप देखो जैसे ही भाजपा बिहार से गई वहां पे, और झारखंड में क्या हाल मचा रखा है ईडी और सीबीआई से। तो इस तरह से लोकतंत्र को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है वो तो भाजपा का चरित्र है ही। लेकिन मैं कहता हूं कि अशोक गहलोत जी के करिश्मे से सब लोग वाकिफ हैं, जो राजनीति जानते हैं। उनका 98 से जो उनका राजस्थान से लेकर और दिल्ली में जो दखल रहा है, इससे टूट फूट होने की कोई, ये सीधा रास्ता है कांग्रेस के पास। सबसे बेहतर रास्ता कांग्रेस चुनने जा रही है अगर ऐसा होता है तो, मेरी नजर में, कि पायलट साहब के लिए वहां रास्ते खुलेंगे, क्योंकि पायलट साहब का वहां हक है। और गहलोत जी जो अब 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान में रह चुके, तमाम तरह का उनके पास अनुभव है, और वो केंद्र में, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को ना गैर गांधी प्रेसिडेंट मिलना चाहिए। एक बीजेपी का काउंटर खत्म हो जाएगा यहाँ से जी। तो ये एक अच्छा होगा। और वो एक ऐसे, ये आप बहुत अच्छी आपने बात कही कि बीजेपी बीजेपी का काउंटर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इससे क्या होगा कि एक कांग्रेस को एक नई सोच मिलेगी, एक नया संगठन मिलेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बदलाव होगा जिसकी जरूरत इस टाइम कांग्रेस को भी है, एक राष्ट्रीय लेवल पे है। क्योंकि एकमात्र पार्टी है जो विपक्ष के लिए लड़ती है, लेकिन उसको अपने आप को मजबूत भी करना होगा जमीन पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उसके लिए असाधारण परिवर्तन करने होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तब जाके हम जो भाजपा की एक तरह से सीडी और सीबीआई और तमाम तरह की जो राजनीति है उससे लड़ पाएंगे। ठीक है श्याम जी, क्या लगता है कि अशोक गहलोत करिश्मा इस कदर करते हैं कि पिछले 2-2.5 साल में जो चला कि दिल्ली से बड़े बड़े दिग्गज आए राजस्थान में, राजस्थान से ही गए थे वो, और हिला नहीं पाए अशोक गहलोत को। चंद्रशेखर जी, और फिर कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तारीफ की अशोक गहलोत की। ये भी बीजेपी के लिए एक सबक रहा, जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, कि भाई इतने मुख्यमंत्री छोड़ के और अशोक गहलोत की तारीफ करना, ये भी एक बड़ी बात थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर उनकी तारीफ की वो अलग विषय है। पहला जो कोरोना काल था उसमें उन्होंने काम अच्छा किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। भीलवाड़ा मॉडल जो था वो अच्छा खासा देश में प्रचलित हुआ। लेकिन वहीं जो उनका जो तुष्टीकरण की जो नीति थी, जिस प्रकार से
खाद्य सामग्री वितरण में जो उन्होंने तुष्टिकरण दिखाया, उनके विधायकों ने जो तुष्टिकरण दिखाया, तो वह बहुत बड़े सर्व की बात थी। और रही बात की, जैसा इन्होंने कहा कि बीजेपी का काउंटर खत्म हो जाएगा, खान साहब ये स्वीकार करते हैं कि ये जो किया गया है, परिवर्तन करने की जो बात की गई है, वो बीजेपी का काउंटर खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं है। कैसे भी करके कि ये बात खत्म ये हो, तो बहुत कि सारे गैर काउंटर गांधी इनके को पास हैं। राष्ट्राध्यक्ष बनाना। मकसूद खान जी, इनके तो पास तो काउंटर- काउंटरों का ढेर है। वही नहीं, वही सारे बता रहा हूँ कि काउंटर- काउंटर का कहाँ का राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो अब क्या उस काउंटर को खत्म करने के लिए कोई और चेहरा लेके आएंगे? कहाँ का काउंटर खत्म करेंगे? एक मनमोहन सिंह जी एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के अलावा कुछ नहीं थे। वो पूरा देश जानता है किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र का नहीं, लेकिन एक बात है, लोग एक बात है श्याम मारे जी, फिरते हैं, मकसूद जी, ठुकरा दिया मकसूद था सोनिया गांधी जी ने। मकसूद जी, मैं आऊंगा जी, आपके पास। जी। श्याम जी, एक बात है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अशोक गहलोत ने चूल्हे हिला दी बीजेपी की। इतना बीजेपी ने दरवाजे खोल के रखे, सचिन पायलट तो बीजेपी में नहीं आए, लेकिन उन्होंने चाहे कैसे भी करके, चाहे बसों में विधायकों को घुमाते रहे, चाहे रिसोर्ट में ले गए, चाहे फ्लाइट में रखा, चाहे इधर रखा उधर रखा, राजस्थान की नाकेबंदी करवा दी, टोल बंद करवा दिए, आप कर नहीं पाए कुछ करिश्मा राजस्थान में। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया राजस्थान अशोक गहलोत के साथ। ऑपरेशन लोटस ऐसा करके कुछ था नहीं इसमें, इनके पार्टी के आपस का था। सचिन पायलट ने जो कैंपिंग की गुड़गांव जाकर के, वो उनकी व्यक्तिगत वो थी कि उनकी चल नहीं पा रही थी और उनकी कुंठा थी, इसलिए उन्होंने जाके कैंपिंग की। और रही बात, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, ना बीजेपी का कोई आमंत्रण था ना निमंत्रण था। बीजेपी का तो दूसरी महाराष्ट्र में भी कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, पूरा का पूरा जो इसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है और जनता आज भी भुगत रही है। पूरे राजस्थान में प्रतिदिन 18 बलात्कार की घटनाएं, एवरेज 18 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की, जैसे अभी माननीय भाई साहब ने बात की, बिल्कुल सही है, पूरा राजस्थान प्रदेश त्रस्त है। आज यहाँ पर अपराधियों का इकबाल बुलंद है, अपराधियों में विश्वास और आम आदमी में भय, इस प्रकार का माहौल बना हुआ है राजस्थान में, और वो प्रदेश को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्र को क्या संभालेंगे? अशोक गहलोत जी एक फूका हुआ कारतूस मात्र रह गए हैं, अब उनमें कुछ भी बकाया नहीं रहा। वो एक कहते हैं ना, एक जो उनकी एफिशिएंसी थी वो सारी अब खत्म हो चुकी है। वो फूके हुए कारतूस के अलावा कुछ नहीं है, अब उनके बस का नहीं है, प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा। आज जिस प्रकार से प्रदेश में मंत्री इस्तीफा देने की बात ट्वीट करके रात को 2-2 बजे देते हैं, कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कई एमएलए ने भी इस्तीफे दिए। तो इस प्रकार से अगर वो प्रदेश और अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, वो देश क्या संभालेंगे? कैसे संभालेंगे कांग्रेस पार्टी को? जी, इंदुकांत जी, देखिए, बीजेपी तो बहुत चिंता करती है कांग्रेस के बारे में, इतनी चिंता तो कांग्रेस ही नहीं कर पाती होगी, कई बार मुझे ऐसा लगता है। मकसूद खान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, चंद्रशेखर जी, कि एक विकल्प के तौर पे, ऐसे विकल्प के तौर पे अशोक गहलोत जी को लाने की बात चल रही है कि अगर उन्हें बनाया गया कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष फुल टाइम, तो पहला ऐसा विकल्प होगा जो गांधी नेहरू परिवार की सहमति से, खास तौर से सोनिया गांधी जी की रिजीम जब से शुरू हुई है 96-97 के बाद, कि कोई एक ऐसा पार्टी का अध्यक्ष होगा जो इस गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये कांग्रेस के लिए नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर जी मानना है कि अगर उन्हें पूर्ण अध्यक्ष बनाया गया अधिकारों के साथ, मनमोहन सिंह 2 नहीं हुए वो, तो ये देश की राजनीति में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो आपने इंडिकेट किया ना कि जो खाटी राजनीति होती है जिसमें भाजपा के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पॉलिटिक्स टिक नहीं पा रही है, मैं ये शब्द उपयोग करूंगा, वहां पे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब पॉलिटिक्स शुरू होगी विपक्ष की, तो उसमें बहुत सारे संदेश छिपे होंगे। और जो एक बात कह रहे थे अभी झा साहब, उनसे मैं सहमत नहीं हूं कि कितने काउंटर क्रिएट करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास काउंटर क्रिएट करने के लिए 1-2 नहीं, बहुत सारी चीजें। देखिए, चाहे अच्छा माने या बुरा माने, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 10 कमियां होंगी राहुल गांधी में, लेकिन जब चुनाव 2019 का वो हार गए तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया,
जिम्मेदारी ली, हम्म, उनके नेता चाहे चमचागिरी में उनका नाम नहीं ले पा रहे थे, हम्म, लेकिन वो जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिए। हम्म, ये एक बड़ी बात होती है और ये एक राजनीतिक शुचिता का इंडिकेटर होता है। ऑन दी अदर हैंड, झा साहब इसको स्वीकार करे न करे, जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है, कहीं का भी, तो जब पूछा जाता है पत्रकारों के द्वारा विभिन्न, इवन भाजपा के अध्यक्ष, पहले अमित शाह थे, अभी जेपी नड्डा जी हैं, कि अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, बिहार का चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे जो मतदान होगा उसका परिणाम क्या राष्ट्रीय सरकार और मोदी जी के ऊपर एक माना जाएगा कि सेंसस है? तो आप देखेंगे जो कांग्रेस कल्चर हुआ करता था कभी गांधी परिवार को बचाने के लिए, वो आजकल भाजपा में नहीं 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 नहीं, ये तो स्थानीय चुनाव है। लेकिन जब जीत जाते हैं तो रोड शो कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये जो चल रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है और कांग्रेस का भाजपाकरण हो रहा है लोकतंत्र के मामले में, इनर डेमोक्रेसी में। और अगर ये होता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इंदुकान जी, रिजल्ट ये होगा, एक बार आप ये भी कह रहे थे, कभी चर्चा इसी तरह की चल रही थी, डिबेट में ही कह रहे थे कि अब अगर कभी आने वाले समय में भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो उस तरह की कौम भाजपा के पास है ही नहीं जो कट्टर विपक्ष के रूप में पुरजोर रही थी किसी समय। एक तो ये, दूसरा चंद्रशेखर जी, उन्होंने क्या किया है जिसका मैं स्वयं विरोधी हूँ, ये आंतरिक लोकतंत्र को मारने वाली बात होती है। ये बुरा लगेगा भाजपा के बहुत से नेताओं को कि कभी भी जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा किया था, वो नहीं होना था। लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है ये। तो यहाँ क्या हो गया कि मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। और हमें याद है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेता ने एक बार कहा था कानपुर चुनाव में 2019 में, 2014 के चुनाव में भी वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था कि अरे ये तो मोदी यहाँ कर रहे, मोदी की सरकार। तो उन्होंने करेक्शन किया पत्रकारों को कि मोदी की नहीं, भाजपा की। और इसको भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में समर्थन नहीं मिला। उल्टा ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जोशी को साइडलाइन करने के लिए ये सब बहुत बड़े कारण थे। तो जब इनर डेमोक्रेसी कहीं मरने लगती है, हेजोमनी चलती है। देखिए, मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बहुत से मुद्दों पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन साथ में अगर वो इनर डेमोक्रेसी को भी जिंदा रखें, जैसा वाजपेयी जी के टाइम में था, तो कहते हैं सोने में सुगंध हो जाएगा। लेकिन अगर इनर डेमोक्रेसी मर गई तो जैसा आपने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि जिस दिन जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया, मैं तो छोटा सा बैग रखता हूँ, एक झोला रखता हूँ, चला जाऊंगा। तो जिस मोदी पे आपने सब कुछ पासा खेल दिया है, वो झोला उठा के चले जाएंगे जंगल में, तो आपके कार्यकर्ता, आपके किसी नेता को कहीं कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो पूरी बीजेपी झोले में आ जाएगी, ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी 10 साल के लिए कम से कम। ये सोचना पड़ेगा मिस्टर झा को और भाजपा के नेताओं को। श्याम जी, सुन रहे होंगे आप बहुत गंभीरता से, बहुत सारे पहलुओं पर बड़ा जिसको कहते हैं कि भविष्य का दर्पण दिखा दिया इंदुकान जी ने आज। हालांकि वो दिखाते नहीं है ऐसा दर्पण, लेकिन आज तो दिखाई दिया उन्होंने कि कई बार हो भी जाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो क्या वाकई में इंदुकान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं इंदुकान जी के इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत लंबा समय बाकी है। अभी तो आपने मोदी जी को देखा है, अभी योगी जी को भी देखना है आपको, और योगी जी के बाद कोई और आएंगे। अभी 10 साल, योगी जी के बाद अभी 5 साल और 15 साल हेमंत विश्व शर्मा को भी देखना है। बिल्कुल, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, बहुत लंबी पारी है। अभी 2042 तक की तो पूरी तैयारी है, उसके आगे की तैयारी फिर आगे की जाएगी। आप इंदुकान जी भाई साहब उसके लिए कतई चिंता ना करें। यहाँ बहुत सारा मटेरियल बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। मकसूद जी चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए। फिक्र क्या है कि ना, सिर्फ भाजपा ही नहीं है मैदान में लड़ने के लिए, सीबी, सीआईडी, ईडी, तमाम तरह के हथियार हैं भाजपा के पास। अगर कोई जीत जाता है तो उसको खरीद लो। महाराष्ट्र में अगर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहे तो बड़े अच्छे हैं, दूसरे दल के साथ चले जाएं तो नीतीश कुमार जी, तमाम तरह के आरोप उन पर हैं।
गोवा में जीतता कोई है, सरकार कोई और बनाता है, राजस्थान में असफल कोशिश की, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भाजपा के नाम हुए हैं। अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं, और हम कल भी एक जगह था बुलंदशहर में, वहां पे बात हो रही थी, अरे कुछ भी करो तो 100 साल भाजपा विचारों की लड़ाई लड़के सत्ता में रहे, किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लोकतंत्र को तो खराब मत करो, आपसी भाईचारे को तो खराब मत करो। तो सबसे बड़ा नुकसान भाजपा कर रही है देश में, आपसी भाईचारे को, लोकतंत्र को खराब करने का काम कर रही है। लोकतंत्र में लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से भाजपा ईडी, सीआईबी, सीआईडी, सीबीआई, इन तमाम तरह का एक एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी भूल जाएं, भाजपा वाले भूल जाएं कि ये लड़ाई आसान होने वाली है। इस बार एक मंच तैयार हो चुका है भाजपा को हराने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि 2024 ही एंड होगा, और यहाँ से लोकतंत्र की जो है बहादुरी की, फिर से कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार के साथ गठबंधन आएंगे, और फिर से देश में लोकतंत्र जाएगा और देश के माहौल को अच्छा किया जाएगा, जो इस वक्त भाजपा ने खराब किया हुआ है। इंदुकांत जी, देखिए, कहीं ना कहीं जो वैचारिक संघर्ष है वो बिल्कुल पृथक दिशाओं में है, और उसमें लगता नहीं है कि कहीं लोकतंत्र को लेके कोई गंभीरता नज़र आती है किसी भी दल में। क्योंकि अगर जिस तरह की बात लगातार चल रही है, उससे यही होगा कि ये सारा जो लोकतंत्र है वो दांवपेच का हो गया है। आवाम के लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बचाना, अपने संगठन को बचाना, अपने संगठन को प्रभावशाली बनाना और उसको सत्ता के रास्ते पर ले जाने के लिए सुगम बनाना, शायद यही कुछ दिखता है। और अशोक गहलोत इस हुनर को जानते हैं, इसीलिए शायद अब अशोक गहलोत का नाम उभर के सामने आ रहा है। आप ठीक करें आप चंद्रशेखर जी, लेकिन मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा श्याम झा जी को। श्याम झा जी, ग्राउंड पे आप चीजों को देखते होंगे अवश्य, क्योंकि मैंने देखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जमीनी हकीकत को बहुत समझते हैं। जमीन से संघर्ष करके वो ज्यादातर लोग आगे आए हैं, जो खरीद फरोख्त से नहीं आए हैं। जमीन खोद के भी देख लेते हैं इंदुकांत जी। आप जमीन, ग्राउंड नहीं, जमीन खोद के भी देखते हैं लोग। ग्रेट। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो भाजपा में गया प्राइम मिनिस्टर की और भाजपा के बहुत से नेताओं की पत्रकार के तौर पे कई बार मीटिंग्स अटेंड की है। हकीकत ये है श्याम झा जी की आज प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो वहां अगर 5 लाख लोगों की रैली इकट्ठी होती है सुओ मोटो, तो वहां पर जेपी नड्डा के जाने पर 5000 लोग इकट्ठे नहीं होते, बसों में इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर इस हकीकत को, जो दीवार पर लिखी इबारत है नहीं पढ़ेंगे आप समय रहते, तो कई बार ऐसी स्थिति न हो जाए कि जब मौका आ जाए तो पता चले कि हमारे पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। और ये काम पार्टी करती है कि आप जितना महत्व अपने गैलेक्सी, आप एक देखिए वाजपेयी जी के टाइम में जैसे लगभग देश में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व 20-25 ऐसे होते थे जो पैरेलली हर नेता के साथ ऐसा ग्लैमर होता था, ऐसा अट्रैक्शन होता था कि लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन अभी मोदी एरा में क्या हुआ है कि मोदी ऑल इन ऑल और बाकी लोग खत्म। इसका दूसरा उदाहरण आपको मैं देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक रैली थी, जनसभा थी, रोड शो था देवघर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद। ये डेलिबरेट है या टाइम सेव करने के लिए है? प्राइम मिनिस्टर जिस राज्य में जाते हैं साल में एक बार, 6 महीने 7 महीने बाद एक मीटिंग पब्लिक अरेंज की जाती है जो पार्टी की होती है। उस पार्टी की मीटिंग में मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं और आपको सिर्फ ये स्मरण करा रहा हूं कि ये अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत आपको पछताना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण के पहले इंट्रोड्यूस करने वाला एक आदमी 5 मिनट, 2 मिनट, 2 आदमी 5-5, 3-3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब आप देखिए कि आपके सीएम, फॉर्मर सीएम बोलेंगे 2 मिनट, अध्यक्ष बोलेंगे 5 मिनट, प्रधानमंत्री बोलेंगे 45 मिनट और सभा खत्म। तो एक सभा को अरेंज करने के लिए कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। और वाजपेयी जी और आडवाणी जी भी मीटिंग करते थे
डॉक्टर जोशी भी करते थे, तमाम गडकरी जी भी करते थे। हम्म, तो उनकी सभा अगर है और पता है कि दूल्हा इस सभा का ये है, हम्म, तो उस दूल्हे के आगे पीछे उसके स्थानीय नेताओं को समय मिलता है। हम्म, वो मंच से जब आते हैं पब्लिक 2 लाख 3 लाख तो सुनते हैं, तो उनको फिर उनका कैडर तैयार होता है, उनका बेस तैयार मजबूत होता है। हम्म, यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री के आने के पहले पब्लिक भी नहीं आती है, क्योंकि अट्रैक्शन पीएम है। उसके पहले आप 100 लोगों को भाषण दिला दिए, सुनने वाले 50 लोग नहीं होते। प्रधानमंत्री के आने के बाद आपके शीर्ष नेताओं को 10 मिनट में निपटा दिया जाता है। ये जानबूझ के किया हुआ रणनीतिक, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम ऐसे होते कि एक दिन में 3-3 राज्यों में होते हैं, एक व्यस्तता हो सकती है। लेकिन जब राजनीतिक बैठक करते हैं तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। और अपने दिल पर और अपने नेताओं के दिल पर टटोल कर आप देखेंगे तो वो भी इस बात से भारी दुखी और असंतुष्ट हैं। तो समय रहते लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जैसे कांग्रेस में मरी, वैसे ही अगर आपने मार दिया तो वो समय दूर नहीं है कि आपको भी जमीन से वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसे कांग्रेस का प्रयास चल रहा है। एक, और मैं कांग्रेस की एक बात के लिए भी अप्रिसिएशन करूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि हम दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करेंगे, बहुत अच्छी बात है और मैं इसको बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं, उनको स्वागत करता हूं। और अगर जमीन पे देखिए, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने ट्रेनों से यात्राएं की थी, लेकिन अब उसमें एक क्लास आया है, ये मकसूद चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जगहों पे वो रहेंगे और किसी होटल या इसमें नहीं रहेंगे। देखिए, पूरी यात्रा में अगर वो रहे और कहीं भी होटल में नहीं ठहरे और जमीन पे रहे कार्यकर्ताओं के साथ गांव में, तो आपकी पार्टी का ऐसा रिवाइवल होगा जो आपके लिए अकल्पनीय होगा। लेकिन ये जमीन की लड़ाई होनी चाहिए। जब बड़े मुद्दे देश में हो तब आप विदेश यात्रा पे निकल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। जी श्याम जी, बहुत सारी बातें कही हैं, हालांकि आप कह नहीं पाएंगे, कहेंगे तो आप भी कुछ रहेंगे नहीं, लेकिन विचारणीय है ये। क्या वाकई में लगता है विचारणीय है आपको? देखिए, आज जनता के बीच में जो मोदी जी के लिए जो प्रेम है और उनके प्रति जो लगाव है, लोग मोदी जी को सुनने आते हैं, मोदी जी को देखने आते हैं। तो जब कहीं कोई सभा है और लोग आए हैं मोदी जी को सुनने के लिए, तो अधिक से अधिक समय मोदी जी को दिया जाए ताकि वो मोदी जी को सुने। स्थानीय जो नेता होते हैं उनके साथ तो उनका निरंतर, क्योंकि भाजपा की एक कार्यशैली है कि निरंतर लोगों के बीच में रहना, जनता के बीच में रहना और जनता से संवाद करते रहना, जनता से जुड़े रहना। स्थानीय लोगों के सुनने का, उनके साथ बात करने का तो मौका लगातार स्थानीय नेताओं को मिला हुआ होता है। लेकिन मोदी जी का जो एक वो है डेकोरम है, जो उनको सुनने का जो लोगों के प्रति चाव है, वो लोग सुनने आए मोदी जी को तो अधिक से अधिक समय उनको दिया जाता है। रही बात राहुल गांधी जी की यात्रा की, पहली यात्रा है जो भारत में कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो बैंकॉक, थाईलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी यात्राओं में रहते थे। अच्छी बात है कि वो दूसरी यात्राओं को छोड़ करके कुछ देश के बारे में सोच रहे हैं और कुछ देश में यात्राएं कर रहे हैं। देश के बारे में कुछ समझने का मौका मिलेगा उन्हें, देश के बारे में जानने का मौका मिलेगा, देश को पहचानेंगे। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। बाकी तो बाकी चीजें तो सीख चुके हैं, बैंकॉक में, थाईलैंड में जहाँ जहाँ यात्रा करते थे वो सारी चीजें तो वो उसमें तो परिपक्व हो गए। अब यहाँ भी उन्हें परिपक्वता लानी चाहिए, देश में भ्रमण करना चाहिए। नहीं, ये एक असर ये भी हो सकता है, G23 एक्टिव हो जाएगा, गैर गांधी परिवार का गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते ही, और वहाँ बड़े बड़े दिग्गज थिंक टैंक हैं। लगता नहीं है आपको कि, और फिर राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी ने उन लोगों को भी साथ जोड़ा है जो अन्ना समर्थक थे और उस समय आंदोलन कर रहे थे। बहुत एक स्ट्रेटेजिकल वॉर हो रही है बीजेपी के साथ। लगता नहीं है कि इस बार कांग्रेस परिपक्व लड़ाई लड़ रही है और वहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती आ रही है आपके सामने? देखिए, हमें तो मजा आता है परिपक्वता के साथ लड़ने में। देखिए, नादान दोस्त से ज्यादा समझदार दुश्मन अच्छा होता है जी। अगर कांग्रेस परिपक्वता से लड़ेगी तो हमें तो मजा आएगा। हम तो खुद लड़ना चाहते हैं। भाजपा तो संघर्ष करके ही सत्ता में आई है। भाजपा कोई पैदा होकर के और कोई सिल्वर स्पून लेकर के या विरासत में नहीं मिली है भाजपा को सत्ता। भाजपा ने संघर्ष से ही सत्ता पाई है जी। तो संघर्ष में हमें तो मजा आता है। और अभी संघर्ष तो अच्छा लगेगा कि कोई इस तरह का
विपक्ष आए तो सही। विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने के लिए आज 5-6 तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के हैं। विपक्ष में एकता नहीं है। जिस प्रकार की फूट सामने दिख रही है विपक्ष में, महागठबंधन और ये और वो 50 तरीके फॉर्मूले, रोज नए फॉर्मूले लेके आते हैं, रोज नया यंत्र लेके आते हैं, रोज नया मंत्र लेके आते हैं। तो इन चीजों से निकल के उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। एक तय करें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होगी, केजरीवाल होंगे। तो एक तय करके उन्हें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अच्छी बात है। तभी अभी लगता नहीं है आपको कि कांग्रेस आपके लिए कोई चुनौती है आने वाले 2042 तक? बिल्कुल नहीं है। आप स्टाम्प पे लिखवा लीजिए 2042 तक भाजपा का काल रहेगा। 2042 तक हमें क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से साल में क्या काम करने हैं, सब कुछ तय है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उससे आगे का भी तय किया जाएगा। देख लीजिए इंदुकान जी स्टाम्प पे लिखने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये कैसे उनको संभव भरोसा है? है सीबीआई और ईडी पर पूरा भरोसा है। नहीं, ये कैसे इन्हें पता चला कि लोकतंत्र कब तक? एक मिनट, इनकी मकसूद जी की एक बात का जवाब दे देता हूँ। ईडी का गठन मनमोहन सरकार ने किया और उनको जो पावर दी थी, पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने दी थी। और दुरुपयोग और ईवीएम जो लेकर के आई, के लिए दी थी। ईवीएम जो लेकर के आई वो कांग्रेस पार्टी ही लेके आई। अब ये ईवीएम को लेकर भी परेशान होते हैं। लेके तो आप ही आए थे, क्यों लाए थे? अगर आपको ईवीएम से इतनी समस्याएं थी और इतना आपको लग रहा था कि बेकार चीज है तो लाना नहीं चाहिए था। और ईडी अगर इतनी बेकार थी तो उसका गठन क्यों किया गया, उसको पावर क्यों? लेकिन ठीक है। लेकिन इंदुकान जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर इस तरह की स्ट्रेटेजिकल वार होती है कि राहुल गांधी यात्रा पर निकलते हैं, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और तमाम चीज़ें अगर ये होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी ये सब बातें। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी, कांग्रेस की आज की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था और उन्होंने लगभग देश को कांग्रेस मुक्त कर ही दिया सत्ता और सरकार के हिसाब से। कुछ राज्यों को अभी देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। और मैं मकसूद जी को बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान में आपका हारना लगभग तय है। आपको खराब लगेगा लेकिन अंदर खाने में आप लोग भी जानते होंगे। तो ऐसे में लगभग सत्ता से पूरे देश से मुक्त हो जाएगी कांग्रेस। जहां अलायंस में बचे बिहार में आ गए, कुछ जगहों पे होंगे, वो ठीक है। और कई जगहों पे आपने अपने गलती से देखिए, आप चाहे जितने भी आरोप लगा लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपनी खुशी से नहीं गए, हेमंत विश्व शर्मा अपनी खुशी से नहीं गए। तो ये अगर इस पे आप विचार नहीं करेंगे तो ये उचित नहीं है, फिर सुधार के कोई चांसेस नहीं होंगे। जो क्या होता है चंद्रशेखर जी कि आप बॉटम लाइन पे हैं तो यहां से आपको उठना ही उठना है, चाहे उसको बीजेपी रिकॉग्नाइज करे चाहे न करे, इसके नीचे जाने के लिए कुछ बचा नहीं। तो अगर उन्होंने जमीन से लड़ाई की और अपने पर से ये धब्बा हटवाया जो एंटनी कमेटी ने उनको दिया था रिपोर्ट 2014 में हार के बाद, कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में परसेप्शन है पूरे देश में कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए लड़ती, मुसलमानों की पार्टी। तो ये परसेप्शन देखिए, जिस देश में 80% हिंदू हैं, अगर वहां ये हो जाए परसेप्शन पूरे देश में कि ये तो मुस्लिमों की ही बात करने वाली पार्टी है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि 80% आपके साथ सेफ महसूस करेगा? ये परसेप्शन अगर आप हटाने में सफल होते हैं, अगर आप देश की डेमोक्रेसी और गंगा जमुनी तहजीब के लिए वास्तव में लड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि बटला हाउस में जा करके और आतंकवादियों को अप्रिशिएट करते हैं और जो योद्धा मरा पुलिस वाला उसके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं। ये सब लांछन अगर आप हटाने में सफल होते हैं तो आपका रिवाइवल तय है। लेकिन आप इस परसेप्शन और इस कोठरी से निकल नहीं पाते हैं। भाजपा बड़ी चालाकी से आपको उसी में ढकेलती है और आप उसमें डूबने उतराने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए तो सिविल सोसाइटी के पास गए हैं भाई, हमारे हाथ से न छूट जाए। सिविल सोसाइटी के पास गए हैं इसीलिए। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कमेंट किया, लेकिन उसके साथ खड़ी कौन हो गई? कांग्रेस, खुलेआम। भाई कांग्रेस जब तक वो लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, तब तक आप लड़ रहे थे तो लगता था आप जन अधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया कि ऐसा काकस दिखता है,
अपने ऑर्डर शीट में लिखा, जिसमें पहले न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में खबर छपवाई जाती थी, कुछ सेलेक्टेड न्यूज़पेपर में प्लांट करवाया जाता था, फिर उस खबर को दिखाकर पीआईएल करवाई जाती थी, और उसके बाद फिर केस फाइल किया जाता था और किसी किसी को मनचाहे ढंग से जेल में डलवाया जाता था। और ये कर करके एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा किया जाता था दुनिया से, और ये नेक्सस देश के इंटरेस्ट के खिलाफ किया जाता था। आज उनको फिर से जेल में डालने का मौका मिला मोदी सरकार को, और आप उनके साथ आंख मूंद कर खड़े हो जाते हो। ये क्या मतलब है? तो अगर आप ऐसी राजनीति करते रहेंगे तो हाशिए पे रहने के लिए मजबूर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो श्याम झा जी ने कहा कि 42 तक हमें कोई मुकाबला नहीं है, तो देखिए अति विश्वास, आत्मविश्वास अच्छा है, अति विश्वास उचित नहीं होता है, मेरा मानना है। और अभी समाजवादी पार्टी अति विश्वास में यूपी में 2022 में हार गई श्याम जी, नहीं तो इस बार आपका सत्ता से जाना तय था। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था 2017 और 19 में, अगर गलती से भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, दिमाग लगा करके, अति विश्वास में ना आकर के समझौता करके चुनाव लड़ा होता ना, तो आज आप सत्ता में यूपी में नहीं होते, और फिर योगी का नाम आप नहीं लेते, उसी में भाजपा के ही 10 लोग खामियां गिनाते। तो अति विश्वास अगर आप करेंगे कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो आप, ये मिसकैलकुलेशन है। नीतीश कुमार बेशक कुछ न कर सके, ये तो कुछ लेकिन समझते ही एक नहीं भाई विरोधी किसी को। ध्रुव हिंदुकान अगर जी, सबने मिलकर इकट्ठा कर लिया तो हिंदुकान आपको जी मुश्किल हो। ये समझते ही नहीं किसी को कुछ। इनको लगता है हम ही है सब कुछ, हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं। ये हिंदुस्तान अस्तित्व जी, को ही नकार इसमें दो देते चीजें हैं हैं। श्याम दो जी। चीजें हिंदुस्तान जी, एक दो चीजें हिंदुस्तान जी, जिस प्रकार से विपक्ष में आपस में फूट है, आपने सही कहा। अगर मैंने भी अभी थोड़ी देर बाद पहले यही बात कही थी कि विपक्ष को एकजुट होके और तय करना पड़ेगा कि हमारा चेहरा कौन। विपक्ष में इतना ही बड़ी फूट है, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, 5-6 तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, तब इसी विश्वास के साथ जो इन लोगों में जो फूट है, जो जिस प्रकार से सिर फुटौल है, उसी को देखते हुए, इसी विश्वास के साथ हम लोग 2042 तक का प्लान कर रहे हैं। और राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम है, लोग आप पे ही मर जाते करके खोटे काम है। तो ये तो अपने कर्मों से खुद पिछड़ते जा रहे हैं, खुद मरते जा रहे हैं। बीजेपी किसी को नहीं मार रही, ना बीजेपी किसी को तोड़ रही, ना बीजेपी किसी को नाश करना चाहती है। इनके तो खुद के कर्म ऐसे हैं कि खुद महाराष्ट्र में अपने आप ही विधायक आ जाते हैं, कहते हैं हम सरकार बनाना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। अपने आप महाराष्ट्र में विधायक आ जाते हैं शिवसेना के। चंद्रशेखर जी मेरी बात सुने, अभी इंदु खान जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। हेमंत विश्वकर्मा इंदु खान जी तो अच्छी बात कहते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल भी तो करे। बिल्कुल, इंदु खान जी ने जो बात कही, हेमंत विश्वकर्मा जी अपनी इच्छा से नहीं गए, ज्योतिरादित्य जी अपनी इच्छा से नहीं गए। शिवसेना ने अगर उनको संभाला होता, क्यों जाते वो, और क्यों बीजेपी के साथ सरकार बनती? एक नाथ शिंदे ऐसे ही बाबुल सुप्रियो को आप नहीं संभाल पाए, ऐसे ही तो हुआ होगा, जैसे बाबुल सुप्रियो को आप नहीं संभाल पाए। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? नेता आपने बनाया, काम टीएमसी के आ रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए, जिसमें जहाँ आस्था हो जाता है, आते भी है, जाते भी है। और आने वाला समय क्या पता, ये तो सत्ता की रेवड़ियां हैं। किसी को लगे कि कांग्रेस यहाँ प्रभावशाली हो रही है तो वो वहाँ चला जाए। जनता है, उसको तो वोट करना है, जनता को तो क्या ही निर्णय लेना है, और जनता के हाथ में है भी क्या। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई जाता है तो आज भारतीय जनता पार्टी में जिसने नमक खाया है और जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर गया है, वो वहां जाकर भी, आज सिद्धू जी चले गए भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रियो जी गए, वो भी अच्छा काम करेंगे। और जो कांग्रेस का नमक खा के आपके यहाँ है, वो भारतीय जनता पार्टी में जब आ जाते हैं तो फिर उनका, फिर वो नए नमक से वॉशिंग मशीन में धुल जाता है ना, वो धुल जाता है। कमाल करते हैं श्याम जी आप भी, बिल्कुल एकदम ऐसा पर्दा लगा दिया आपने तो कि जिस पर्दे के आगे सब कुछ ऐसा दिख रहा है, सुनहरा स्वर्णिम एकदम। इंदुकान जी, इस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू जी काम कर रहे हैं, जबरदस्त। अब क्या काम कर रहे हैं? अब तो जेल में है बेचारे। मकसूद जी शायद कुछ कह रहे थे। जी मकसूद जी,
देखिए क्या होता है, अति इस मास में नहीं रहना चाहिए। आप 2019 और 2024 की कल्पना अगर हम करें तो एनडीए के पास बचा क्या, घटक दल के रूप में, ठीक है। महाराष्ट्र से गए, बिहार से गए, पंजाब से गए, अब और आप आंध्र प्रदेश में इनको जो है भाई साहब, उनकी बेटे की पार्टी, उनको तो इनको अपना घटक दल मान के नहीं चलना चाहिए, उनको तो अपना है। तो इनके पास घटक दल के रूप में है क्या? बीजेडी उड़ीसा में अगर आप देखें, वो भी उसको घटक दल आप नहीं मान सकते, क्योंकि उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं ये लोग विधानसभा का। तो और आज 303 सीटें हैं, कितना फर्क है, मतलब बहुत 30-32 सीट का कोई फर्क नहीं होता तो लोकसभा चुनाव में। तो ये तो 2024 की राह बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। अभी तो और बहुत आपकी भाजपा राह के लिए है बहुत ना, मुश्किल होने वाली है। अभी तो कांग्रेस की राह कंटकाकीर्ण है और उस कंटकाकीर्ण राह को सुगम पथ बनाना है। और उस पर आपको क्या नया परिवर्तन ला सकते हैं, गैर गांधी फार्मूला कैसे होगा तैयार, ये आपको करना है। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। श्याम झा जी, मकसूद खान जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल अशोक गहलोत कांग्रेस में वो शख्सियत है जिसने लगातार बीजेपी को पशोपेश में डाल के रखा और सत्ता में उलझाए रखा, राजस्थान में सत्ता में बीजेपी को नहीं आने दिया। ऐसे में अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए कितना उत्थान होगा यह आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।